नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ में हूं वंदना स्टोही। बात करेंगे ईरान और इजराइल के बीच जारी तनातनी को लेकर, क्योंकि एक नया मोड़ इसमें सामने आ रहा है, वो है मोसाद। पहले 1 अप्रैल को ईरान के बड़े सैन्य अधिकारियों की हत्या से मामला बिगड़ा। ईरान इजराइल के बीच युद्ध के आसार बन गए थे। बड़ी मुश्किल से मामला संभला तो अब ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत की खबर आ गई। रईसी की मौत के बाद मोसाद कनेक्शन ने माहौल को एक बार फिर से गर्मा दिया है। बेशक अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन ऐसा बहुत हो रहा है जो दोनों देशों के बीच भड़की आग में घी का काम कर रहा है। इस पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपको दिखाएंगे खास रिपोर्ट। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत मिस्ट्री बन गई है। मौत कैसे हुई, किन परिस्थितियों में रईसी का हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ, इस बात को लेकर सस्पेंस बरकरार है। एक बड़ा तबका है जो इस थ्योरी को मानने के लिए तैयार नहीं कि दुनिया की राजनीति में मजबूत दखल रखने वाले रईसी की मौत महज एक हादसा है। शक के दायरे में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद क्यों है, ये आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले जानिए कि हादसा किस इलाके में हुआ, कैसे हुआ, जिसकी वजह से सस्पेंस गहराया हुआ है। कहा जा रहा है कि जिस इलाके में हादसा हुआ वहां विजिबिलिटी बहुत कम थी, वो पहाड़ी इलाका है। ये भी कहा जा रहा है कि जिस हेलीकॉप्टर में रईसी सवार थे वो करीब 50 साल पुराना था। जाहिर है रईसी का ये दौरा बहुत पहले से प्लान किया गया था, लेकिन भूलना ये नहीं चाहिए कि रईसी एक बेहद हाई प्रोफाइल आधिकारिक दौरे पर थे। 19 मई की सुबह अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव के साथ वो उस सीमावर्ती इलाके में एक बांध का उद्घाटन करने गए थे, जिसे ईरान और अजरबैजान ने मिलकर बनाया। कोई मानने को तैयार नहीं कि मौसम की वजह से हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया। लोग इस बात को मानने को भी तैयार नहीं कि ईरान के राष्ट्रपति का प्लान तैयार करने वालों को उस इलाके का पता नहीं होगा, या फिर उन्हें हेलीकॉप्टर की तकनीकी क्षमता का अंदाजा नहीं होगा। राष्ट्रपति रईसी के काफिले में 3 हेलीकॉप्टर थे, जिनमें से वही हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ जिसमें रईसी सवार थे। क्या इस बात को आसानी से माना जा सकता है कि बाकी के 2 हेलीकॉप्टर्स को चलाने वाले पायलट ज्यादा सक्षम थे, जो उस दुर्गम पहाड़ी इलाके से हेलीकॉप्टर सुरक्षित निकाल लाए, लेकिन राष्ट्रपति रईसी का हेलीकॉप्टर उड़ाने वाला पायलट फेल हो गया। ईरानी राष्ट्रपति की मौत ने हर किसी को हैरान कर दिया है। अटकलों का बाजार गर्म है कि इस घटना को इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने अंजाम दिया है। रईसी की मौत के पीछे जितनी भी थ्योरी चल रही हैं, उसमें मोसाद वाले एंगल की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह ईरान और इजराइल के बीच के तनाव को माना जा रहा है, जो पिछले करीब 6-7 महीनों से पीक पर है। पिछले दिनों इजराइल और ईरान दोनों ने एक दूसरे पर जोरदार मिसाइल हमले किए थे, जिसकी वजह से दोनों के बीच फुल फ्लेश्ड वॉर की आशंका जताई जा रही थी। 1 अप्रैल को दमिश्क में ईरानी वाणिज्य दूतावास पर हमला हुआ था, जिसमें ईरान के 2 सीनियर सैन्य कमांडरों की मौत हो गई थी। ईरान इस हमले के लिए इजराइल को जिम्मेदार मानता है। इस हमले के बाद दोनों देशों में युद्ध जैसे हालात बन गए। इसी के साथ ईरानी परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादेह की हत्या भी एक बड़ा मसला है, जिसके पीछे इजराइल और अमेरिका का हाथ माना जाता है। 27 नवंबर 2020 को फखरीजादेह को दिन दहाड़े मौत के घाट उतार दिया गया था। इस हत्याकांड को बड़े हाईटेक तरीके से अंजाम दिया गया था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कई कैमरों की मदद से एक किलर रोबोट मशीन गन के जरिए फखरीजादेह की हत्या की गई थी। इस हत्या में भी मोसाद का नाम चर्चा में आया था। मोसाद इस तरह के मुश्किल ऑपरेशन के लिए जाना जाता है। पिछले 50 सालों में मोसाद ने जिस तरह से मुश्किल ऑपरेशंस को अंजाम दिया है, मोसाद की गिनती दुनिया के सबसे बेहतरीन खुफिया एजेंसी के रूप में होती है। मोसाद की पहचान इजराइल की सबसे खतरनाक एजेंसी के तौर पर की जाती है, जो अपने दुश्मनों को उनके ठिकानों पर ही मारने में सक्षम है। मोसाद की स्थापना दिसंबर 1949 में हुई। मोसाद का वार्षिक बजट $3 बिलियन के करीब है। इसमें 7,000 स्टाफ काम करते हैं। मोसाद CIA के बाद पश्चिम में दूसरी सबसे बड़ी जासूसी एजेंसी है। मोसाद का काम विदेशी खुफिया जानकारियां जुटाना, इन जानकारियों का विश्लेषण करना और सीक्रेट ऑपरेशंस को अंजाम देना होता है। इसका दायरा पूरी दुनिया में फैला है। मोसाद काम कैसे करता है, ये भी समझिए। मोसाद किसी भी दुश्मन को खत्म करने से पहले उसकी पहचान करता है। हत्या के लिए टारगेट की पहचान पुख्ता करने के लिए कई चरणों में काम होता है। टारगेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी इकट्ठा की जाती है। सबसे पहले तय होता है कि दुश्मन को खत्म कैसे करना है। एक बार जब मोसाद की स्पेशल यूनिट अपने टारगेट की सभी जानकारी जुटाकर फाइल तैयार कर लेती है, तो उसे इंटेलिजेंस सर्विस कमेटी के प्रमुख को भेजा जाता है। इस कमेटी में इजराइल के खुफिया संगठनों के चीफ को रखा जाता है।
मोसाद की ये स्पेशल कमेटी सिर्फ ऑपरेशंस पर चर्चा करती है और इस पर इनपुट देने का काम करती है। इसके पास ऑपरेशन को ऑफिशियल मंजूरी देने का अधिकार नहीं होता है। इजराइल के पीएम की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद ही मोसाद अपने ऑपरेशन को अंजाम देता है। आगे की योजना में मोसाद केसरिया यूनिट अहम रोल अदा करती है। ये एक अंडरकवर ऑपरेशनल ब्रांच है जिसके एजेंट दुनिया भर में हैं, जो टारगेट के संबंध में जानकारी जुटाते हैं और उस पर नजर रखते हैं। इस टीम में कुछ प्रोफेशनल किलर भी रहते हैं जो अपने दुश्मन की हत्या करके भागने में माहिर होते हैं। मोसाद के काम करने का तरीका, उसका स्किल्ड मैन पावर, तकनीक का शानदार इस्तेमाल मोसाद को दुनिया में सबसे खास बनाता है। मोसाद का खौफ उसके दुश्मनों पर हावी रहता है। यही खौफ ईरान में रईसी की हत्या के पीछे मोसाद के नाम को हवा दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। ईरान के राष्ट्रपति की मौत मिस्ट्री बन चुकी है। पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है। मोसाद की भी इसमें एंट्री हो गई है क्योंकि कई कनेक्शन इसमें भी खंगाले जा रहे हैं। इसी पर हम चर्चा भी करेंगे। जितेंद्र ओझा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रॉ के पूर्व हेड ऑफ ट्रेनिंग है। स्वागत है आपका। जितेंद्र जी, ये जो घटना हुई है दुखद है। ईरान के राष्ट्रपति का अचानक इस तरह से एक्सीडेंट हो जाना और उनका हेलीकॉप्टर क्रैश होने की जो बात सामने आ रही है, जिन परिस्थितियों में हादसा हुआ है इसे कोई हादसा मानने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि केवल खराब मौसम क्या इसके पीछे की वजह हो सकता है? आपका आकलन क्या कहता है इसको लेकर? देखिए, इस पे किसी व्यक्ति को भी जवाब देने से पहले बहुत सोच समझ कर बोलना चाहिए, खास करके जो हालात इस समय बने हुए हैं। आपको पता है कि दोनों तरफ से कोशिश की जा रही है इस तरीके के डिनायबल कवर्ट अटैक करने की, और इजराइल ने जो अटैक किए हैं वो मेरे ख्याल से डिनायबल भी नहीं रहे। जो इस तरीके से डमेस्कस में उन्होंने हमला किया या इनके साइंटिस्ट को मारा, सभी को पता था कि इनके अलावे दूसरा कोई कर नहीं सकता। लेकिन फिलहाल इसमें दो तीन बातें अलग हैं कि जो दुनिया भर की इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनका मकसद हत्या करना नहीं होता है। उनका मकसद होता है कि जो उनका ओपोनेंट है उनकी कैपेसिटी को पैरालाइज कर देना। तो उसमें जो साइंटिफिक इनोवेटर्स हैं तो उनको अगर करते हैं तो आप उनकी न्यूक्लियर कहें या मिसाइल टेक्नोलॉजी कहें या जो भी मिलिट्री टेक्नोलॉजी कहें, उसमें एडवांसमेंट को डिसरप्ट करना चाहते हैं और इस वजह से उनकी हत्या करते हैं। वही बात जो है जनरल्स की होती है, या जो बहुत काबिल इनोवेटिव जनरल्स होते हैं या इफेक्टिव कैरिज्मेटिक जनरल्स होते हैं, उससे भी उनकी मिलिट्री कैपेसिटी डिटरमिन होती है। इसमें शक की गुंजाइश जरूर बनती है क्योंकि ईरान कई प्रॉक्सीज के जरिए लड़ाई कर रहा है। आपको पता है इजराइल पे जिस तरीके से वो अटैक किए हुए हैं, और इजराइल की नाराजगी भी बहुत है। और खास करके जो वर्तमान ईरान के प्रेसिडेंट है जिनकी मौत हो गई है, उनका बहुत ही कड़ा रवैया था। तो एक लीडरशिप लेवल पे डिसरप्ट करने के लिए इजराइल की वजह तो हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद देखा जाए और खास करके हम देखें कि जिस तरीके से बेंजामिन नेतन्याहू साहब किसी भी तरीके से वो हार मानना चाहते नहीं है, सत्ता में बने रहना चाहते हैं, इतिहास में बहुत बड़े हिस्से जाना चाहते हैं। ये तमाम चीजें डाउट जरूर देती हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है जो ऑटोक्रेसीज हैं उससे बहुत सी चीजें होती हैं जो लोगों के पास आती नहीं है, सामने नजर नहीं आता है। मेरे पास कोई ऐसा चैनल नहीं है, लेकिन इस वक्त मैं ये भी मानने को तैयार हूं कि संभव है कोई ईरान के भीतर से ही या कहीं और से भी ये बात कर सकता है, क्योंकि उसको इस समय लगेगा कि अगर इस समय राष्ट्रपति की मौत होती है तो शक जो है सीधे सीधे मोसाद पे या इजराइल पे जाएगा। इसी वजह से मैं समझता हूं कि जब तक पूरी पुख्ता जानकारी नहीं है तो सिर्फ शक की वजह से कुछ नहीं कहना चाहिए, क्योंकि अगर इजराइल ने ये हत्या किया है या मोसाद ने हत्या किया है तो इसके रिपरकशंस और ज्यादा इंटेंस हो जाएंगे और जो वेस्ट एशिया में शांति की बात है वो और ज्यादा पीछे चली जाएगी। तो इसी वजह से सोच समझ के हम लोगों को बोलना चाहिए, और जब तक पुख्ता सबूत कुछ आते हैं तभी किसी को कोई कंक्लूजन करना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन चर्चाएं मोसाद को लेकर भी हो रही हैं क्योंकि खुफिया एजेंसी और जो इतनी ताकतवर है, जिसने पहले भी कई ऐसे सफल ऑपरेशन किए हैं, सीक्रेट ऑपरेशन के लिए वो जानी जाती है। मोसाद कनेक्शन को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्योंकि इजराइल और ईरान के जो रिश्ते कुछ दिन पहले से बिगड़े हैं और जिस तरह के अभी हालात बने हुए थे उसके बाद जो शक की सुई है वो उधर घूमती हुई दिख रही है। निश्चित रूप से जो हालात है उस हालात में तो शक की सुई जरूर मोसाद के ऊपर घूम रही है, क्योंकि मोसाद की जो टैक्टिक्स रही है उसको हम लोग कहते हैं प्रिवेंट, प्रीएम्प्ट और डेटर। अगर डेटर नहीं कर सकते हैं तो चौथी स्ट्रेटजी जो दुनिया की कोई इंटेलिजेंस एजेंसी नहीं इस्तेमाल करती है, वो मोसाद इस्तेमाल करती है, वो है रिप्राइजल। तो उसमें कई दफे जो है मोसाद वो आवरण भी नहीं रहने देती जिसमें डिनायबिलिटी के चांसेस हों। वो चाहती है कि उनके दुश्मनों को पता चले कि हाँ हमने हिट किया है और दोबारा आपने अटैक करने की कोशिश की तो इस तरीके से हम आपको हिट करेंगे, और ये डेटरेंस का काम करते थे। लेकिन अभी हालात थोड़े से बदले हुए हैं।
मैं ये कहूंगा कि ये बात जो है 20 साल पहले, 25 साल पहले, 30 साल पहले चलती थी, लेकिन आज जो है चाइना एक बहुत बड़ा प्लेयर बन के आया है, ईरान के पीछे खड़ा हुआ है, तुर्की के पीछे खड़ा हुआ है, और सभी को पता है कि किस तरीके से जो है इजराइल को अमेरिका हमेशा से बैक करते रहा है। और जो कुछ अक्टूबर 7 में हुआ, तो मोसाद की जो इनविंसिबिलिटी का ऑरा था, उस ऑरा पे चोट लगा है। तो उस चोट लगने की वजह से बहुत लोगों का ये असेसमेंट है कि मोसाद दिखाना चाहती है कि नहीं, वो तो एक रैप्स हुआ, लेकिन अभी भी हमारे अंदर कैपेसिटी है कि हम जब चाहें, जहां चाहे, जिसको चाहें हिट कर सकते हैं। जब डोमेस्टिकस की आपने बात की, उसके बावजूद ईरान ने जो काउंटर अटैक किया वो बहुत नॉमिनल रहा, वो ऐसा अटैक नहीं रहा कि उसके मुकाबले बहुत बड़ा रहा। तो ईरान जो है प्रॉक्सीज के जरिए तो लड़ रहा था, लेकिन उतना साहस ईरान भी नहीं इकट्ठा कर पाया कि वो एक बहुत मुंहतोड़ जवाब इजराइल को दे सके। इन तमाम चीजों पे जाने के बाद जो शक की गुंजाइश आप कहते हैं वो जरूर है। इजराइल के मोसाद थोड़ा जख्मी हालत में है कि अक्टूबर 7 के बाद जो है, पिछले साल के घटनाओं के बाद लोग उस पर सवाल उठा रहे हैं, वो करेंगे। लेकिन साथ में जैसे हम लोग कहते हैं कि जब करते हैं तो एक ब्लैक स्वान की बात करते हैं कि अनएक्सपेक्टेड चैनल से कैसे चीजें हो सकती है, तो उसमें मैं एक और पहलू देखना चाहूंगा कि क्या ईरान के भीतर कितनी कोहेसिव सिस्टम रही है, क्या इस मौके का फायदा उठा के कोई दूसरी पावर या तीसरी पावर, बिल्कुल जितेंद्र जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, क्योंकि दुनिया के दो महत्वपूर्ण ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर इस वक्त अभी भी युद्ध चल रहा है। रूस यूक्रेन की बात करें, इजराइल हमास की बात करें, ईरान की भूमिका को लेकर संदेह होता रहा है और सवाल उठाता रहा है, पश्चिमी देश भी उठाते रहे हैं, और अमेरिका ने खुद खुलकर इस पर बोला था। लेकिन अभी जो स्थितियां बन रही हैं, अमेरिका की नाराजगी एटमी पावर को लेकर भी थी, क्योंकि जो परमाणु गतिविधियां वहां पर चल रही थी उसको लेकर प्रतिबंध भी अमेरिका ने ईरान पर लगा दिया था। क्या ये किस तरफ इशारा कर रहा है? क्या इस तरह की भी कोई ऐसी हिडन साजिश हो सकती है जिस पर नजर नहीं जा रही है? नहीं, बिल्कुल हो सकती है। अमेरिका का खुद ही अप्रोच बहुत कोहेसिव नहीं रहा है ईरान में। देखिए, वहां पे लोग बहुत हद तक डिवाइडेड रहे हैं, और बहुत लोगों का मानना है कि अमेरिका की जो गलत पॉलिसी रही है ईरान को लेके, उसने अभी से नहीं बहुत सालों से जो रही है, जिसने ईरान को इस फंडामेंटलिज्म के गर्त में ढकेल दिया है और ईरान को आइसोलेट कर दिया, और ईरान के पास कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा सिवाय कि वो चाइना के कैंप में जाए और रेडिकलिज्म के भीतर घुसे। तो वो आज जो कह रही हैं, मैं समझता हूं कि अमेरिका के भी कोहेसिव ये नहीं रहा, लेकिन अमेरिका में एक तबका जरूर है जिसका हमेशा से बड़ा हॉकिश अप्रोच रहा, और उसमें जो शक की बात आप कर रही हैं, तो ये लग सकता है कि बिल्कुल शायद अमेरिका के इशारे पे या कहीं और किसी के इशारे पे ये बात हुई। लेकिन एक चीज और जो ध्यान देने की बात है कि क्या कुछ ऐसे इस्लामिस्ट फ्रंट में भी लोग या चाइनीज फ्रंट में भी लोग थे एक्सक्यूज मी, जिनको लगता है कि शायद जो है ये राष्ट्रपति, इनके रहने से उनके हित को चोट पहुंच सकती है। तो इसीलिए मैं यही कहता हूं कि बहुत पुख्ता जानकारी हमारे पास नहीं है, मामला ये बहुत सेंसिटिव है, और ये अटैक अगर इजराइल की तरफ से होता है या कहीं से होता है, तो ये सिर्फ ईरान पे ही नहीं होता है, बल्कि ये भी वो दिखाना चाहेंगे चाइना को कि आप किसी भी प्रॉक्सी को लेके आए या इस रीजन में भी किसी को बताना चाहें कि चाइना की बैकिंग आपको सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसमें बहुत सारी और एक साइकोलॉजिकल मैसेजिंग होती है इस तरीके के कॉवर्ड एक्शन जो होते हैं। बिल्कुल, मामला सेंसिटिव है, इस पर सोच समझकर ही बोलना होगा और कई चीज़ों का ख्याल यहाँ पर रखना होगा, क्योंकि कुछ भी अगर अपनी तरफ से कहा जाता है या कुछ भी जो चीज़ अभी क्लियर नहीं है उस पर हम बात करते हैं, तो इससे जो विश्व स्तर की जो राजनीति है उस पर भी बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए जितेंद्र जी। चर्चा हम लगातार कर रहे हैं कि आखिर ये जो हादसा हुआ है उस पर जो बातचीत चल रही है कि आखिर ये किसी साजिश की ओर इशारा कर रहा है या वाकई में यह हादसा था, खराब मौसम की वजह से हुआ, इस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजन कुमार जी हमारे साथ हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं इंटरनेशनल स्टडीज जेएनयू के, स्वागत है आपका। मेजर जनरल रिटायर्ड ए.के. शिवाजी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी स्वागत है। और पथिकृत पाने जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों की जानकार हैं, आपका भी स्वागत है। शुरुआत ए.के. शिवाजी जी आप ही से, ये जो हादसा हुआ है, जो घटना हुई है, पूरे दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है, जिन परिस्थितियों में हुआ है उसमें कोई ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि 2 हेलीकॉप्टर सुरक्षित बच गए और जिसमें रईसी सवार थे वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया केवल खराब मौसम की वजह से। पायलट तो ट्रेनिंग तीनों को बराबर मिली होगी, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि जिस पायलट ने कमान संभाली थी रईसी के हेलीकॉप्टर की, उनकी क्षमता कम होगी? क्या उसको ऐसे इस तरह से देखा जा सकता है? क्योंकि खराब मौसम में कैसे हेलीकॉप्टर को बचाना है, सेव करना है, वो तो बेहतर जानते होंगे। देखो, 3-4 बातें हैं, इसमें कोई शक नहीं। अगर ये हादसा भी है, इसकी 4 वजह हो सकती। पहली वजह तो यही है कि पुअर वेदर कंडीशन, फोगी था, विजिबिलिटी बहुत कम थी। सेकंड है कि टेक्निकल या मैकेनिकल फेलियर। थर्ड है पायलट एरर, और फोर्थ है कि कोई सबोटाज हो सकता है।
अगर हम इसको माने कि जो जिस तरीके से बताया जा रहा है ईरान के द्वारा भी कि ये एक पुअर वेदर कंडीशन से जहाँ विजिबिलिटी कम थी उसके कारण हो सकता है, मैं इसको मानने को लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि एसओपी होती है हर एक देश के अंदर। उसके अंदर अगर वीवीआईपी का हेलीकॉप्टर है जो प्रेसिडेंट का, पहले तो उसके साथ फॉरेन मिनिस्टर नंबर 2 ट्रेवल नहीं करने चाहिए। दूसरी बात यह है कि ये वीआईपी का जो हेलीकॉप्टर है वो उसके नंबर दूसरे जो 2 हेलीकॉप्टर वो उसके लिए रिजर्व है, रिजर्व 1 और 2, और उसके तलने का तरीका होता है पहले जो एक हेलीकॉप्टर आगे चलता है जो रास्ता दिखाता है, और फिर वीआईपी का हेलीकॉप्टर और एक पीछे उसकी रियर में चलता है। और ये कैसे हो सकता है कि अब इसके अंदर जो हेलीकॉप्टर था प्रेसिडेंट का वो एक प्रकार से एक्सीडेंट हो जाता है उसका, और दूसरे हेलीकॉप्टर को पता भी नहीं चलता, वो अपने डेस्टिनेशन पहुंच जाते हैं, उनका कोई कम्युनिकेशन नहीं होता, ना वो उसको आगे लीड करते। तो ये एक शक की सुई है कि ऐसा होना बड़ा मुश्किल है कि जब आपका वीआईपी मूवमेंट है तो आपके जो दूसरे हेलीकॉप्टर हैं वो पहले हेलीकॉप्टर के इर्द गिर्द रहते हैं, उसको वो लीड करते हैं। और हमने तो जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे जहां बहुत ज्यादा मुश्किल इलाका होता है, जहां पर वक्त वक्त पे वेदर कंडीशन चेंज होती रहती हैं, तो उसी तरीके से मूवमेंट होती है। दूसरी बात जो बार बार आ रही है कि मोसाद की तरफ एक प्रकार से उंगली उठ रही है, इस चीज को कोई नहीं देख रहा कि अजरबैजान और जो आर्मेनिया की लड़ाई हुई थी उसके अंदर अजरबैजान की जीत का कारण बेसिकली था इजराइल और टर्की की हेल्प करना। इजराइल अजरबैजान को खुल के हेल्प की थी और इसी कारण आर्मेनिया की जीत हुई थी। और इस लड़ाई में आर्मेनिया के साथ ईरान, ये सच्चाई है कि इस मूवमेंट की जो खबर थी वो या तो ईरान को थी या अजरबैजान को थी। और जो अजरबैजान और ईरान के इलाका है बीच में, वहां पर मोसाद बहुत सक्रिय है। तो ये कहना, तो ये भी एक क्वेश्चन मार्क उठता है कि कहीं ना कहीं सबोटाज तो नहीं है, और अगर सबोटाज है तो उसकी उंगली जाता है मोसाद की तरफ। और जैसे मैंने बताया कि ये जो आरस नदी के ऊपर डैम था, ये डैम तो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे अजरबैजान या बेसिकली ईरान, मगर क्योंकि अजरबैजान और ईरान के रिलेशन बहुत अच्छे नहीं रहे हैं और अजरबैजान की खुल के हेल्प की थी इजराइल ने, इजराइल और अजरबैजान के हेल्प बहुत अच्छे रिलेशन हैं, तो कहीं ये सबोटाज तो नहीं है। मगर मैं यही कहूंगा कि जब तक कोई इन्वेस्टिगेशन ना हो जाए, जब तक पुख्ता वो नहीं मिले, ये कहना मुश्किल है। पर इसकी जो 4 थ्योरी हैं ये चलेगी। और एक वो थ्योरी भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो इंटरनल है डिसकंटेंटमेंट हो रही थी, क्योंकि इकोनॉमी अच्छा नहीं कर रही थी ईरान की। जो इब्राहिम रासी हैं वो एक हार्ड कोर माने जाते हैं, वो आयतुल्लाह अल खमानी जो सुप्रीम लीडर हैं उसके वो सक्सेसर माने जाते हैं। और कहीं ना कहीं रियाल भी पीछे था, कहीं ना कहीं जो ह्यूमन राइट वायलेशन हुई थी वुमेन के ऊपर वो भी था। तो कहीं डिसेंट अंदर से भी है, ये भी एक कॉज ऑफ कंसर्न हो सकता है कि कोई बिल्कुल स्ट्रॉन्ग लीडर के तौर पर थे, उनके फैसलों को आज भी याद किया जा रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी भी तारीफ कर चुके हैं कि भारत और ईरान के रिश्तों को मजबूत करने के लिए, उनके संबंधों को बेहतर बनाने में रईसी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन ए के शिवाजी जी, आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए राजन कुमार जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, ईरान और अजरबैजान का जो उन्होंने जिक्र किया है, दोनों ही शिया मुल्क हैं, लेकिन कड़वाहट देखी गई है पहले से ही। अमेरिका और इजराइल के साथ अच्छे संबंध अजरबैजान के माने जाते हैं। क्या इस तरफ जो इशारा ए के शिवाजी जी कर रहे थे, आप सहमत हैं उस बात से? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि इसमें अजरबैजान का कोई रोल होगा, क्योंकि अभी जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वो सारे यूनाइटेड हैं इजराइल और गजा के इशू को लेके। कोई इस ढंग का रोल मेरे लिए थोड़ा मानना मुश्किल होगा, क्योंकि उन्हीं के साथ आप जा रहे हैं, उन्हीं के साथ एग्रीमेंट हो रहा था, डैम का ये भी हो रहा था। तो अगर शक की सुई जाती है तो निश्चित रूप से वो केवल मोसाद के पास जाता है, क्योंकि उनका रोल पहले से आपने देखा कि जो मिलिट्री जनरल है सुलेमानी का या डेमास्कस की बात जो हमारे पहले जो बोल रहे थे वो बता रहे थे, तो उसमें ये मोसाद का तो रोल आता है, लेकिन अजरबैजान या टर्की या दूसरे किसी फोर्सेस का मुझे मानना थोड़ा मुश्किल होगा। यह भी है कि जैसा कि हमारे जनरल शिवाज साहब बता रहे थे कि जो इंटरनल जो डिसेंट है, जो अंदर से जो उनके विरोध में जो स्वर उठ रहे थे, 2022 में काफी प्रोटेस्ट हुआ था, आप जानते हैं, वो काफी स्ट्रॉन्ग था। तो इसमें कोई सबोटाज इंटरनल है या मोसाद का है, मेरे हिसाब से कुछ भी हो सकता है, यह कहना मुश्किल है। लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है ये आप मान के चलें, इसका 2-3 इम्पैक्ट वहां पे पड़ेगा। एक तो कि जो अंदरूनी राजनीति है उस पर काफी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ये एक बहुत ही इफेक्टिव लीडर और बहुत ही करेजियस और स्ट्रॉन्ग लीडर के रूप में देखे जा रहे थे, चाहे वो न्यूक्लियर प्रोग्राम है जिसकी चर्चा आप कर रही थी,
या फिर जो अभी जो हमास के माध्यम से जिस ढंग का अटैक करवाया, फिर हमास, हिजबुल्लाह और हुती तीनों को मिला के जिस ढंग से इसराइल पे अटैक करवाया था, तो ये एक बहुत ही इफेक्टिव लीडर के रूप में देखे जा रहे थे। और ये एक हार्डलाइनर थे। ईरान में भी जो पहले के जो लीडर थे, रूहानी की मैं बात कर रहा हूँ, जो पहले प्रेसिडेंट थे, वो एक सॉफ्ट लीडर के रूप में, मॉडरेट लीडर के रूप में देखे जा रहे थे। और उसी समय जो न्यूक्लियर एग्रीमेंट भी जो वेस्टर्न कंट्रीज है उनके साथ हो रहा था, तो उसके विरोध में ये वहां पे एक हार्डलाइनर आर्गुमेंट को करते हुए 2021 के इलेक्शन में वो जीत के आए थे। और ये क्लेरिक थे, ये एक वहां पे जो पुजारी होता है वहां से उनका बैकग्राउंड था, तो काफी कंजर्वेटिव, पॉलिटिकली कंजर्वेटिव, सोशली कंजर्वेटिव और काफी हार्डलाइनर थे। और इसी कारण से वहाँ पे बहुत सारे नाराज, आप अभी कुछ दिन पहले जो हिजाब को लेकर जो प्रोटेस्ट हुआ था, उसमें लगभग 5,000 लोगों की मौत हो गई थी। हालांकि ऑफिशियली 500 लोग ही बताया जाता है। तो वैसे में यह भी जो अंदर में जो उनके विरोध में प्रोटेस्ट है वो काफी स्ट्रांग है। जैसा कि सिवाज साहब बता रहे थे कि उनकी जो आर्थिक स्थिति है ईरान की बिल्कुल अच्छी नहीं है, तो अंदर से जो प्रोटेस्ट चल रहा था वो भी एक कारण हो सकता है, वो भी सबोटाज का एक रीजन हो सकता है। हालांकि ये सच है, जैसा कि सिवाज साहब और पहले बिल्कुल कारण कई हो सकते हैं, लेकिन रईसी के जाने से बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा कई चीज़ों पर। भारत के साथ जो संबंध हैं वो किस तरह से प्रगाढ़ हुए थे उनके आने से, इस पर भी चर्चा हुई है और प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसका जिक्र किया है। लेकिन पथिकृत जी, जो हालात बने हुए हैं अभी, क्योंकि हाल ही में न्यूक्लियर शक्ति बनने की जो कोशिश ईरान की ओर से की जा रही थी, इसमें परमाणु गतिविधियां जो हुई, अमेरिका ने बैन लगाया, उसके चलते जो चाबहार बंदरगाह का जो समझौता था वो भी लंबे समय तक अटका रहा। लेकिन अभी क्योंकि ये समझौता हुआ था, इस पर अमेरिका नाराज भी था। भारत के जो अभी टर्म्स हैं उस पर कितना इम्पैक्ट होगा, चाबहार बंदरगाह प्रोजेक्ट को लेकर कितना इम्पैक्ट होगा उनके चले जाने से? देखिए, जो भी डिसीजन चबहार पोर्ट के ऊपर हुआ है वो आज का नहीं है, वो काफी सालों से इंडिया वहां पे इन्वेस्ट करके उसको ऑपरेट कर रहा था। बट एक ही चीज था कि लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट नहीं था, तो मुझे नहीं लगता उनके जगह अगर जो भी प्रेसिडेंट बनेगा तो उसमें कोई प्रॉब्लम होगा। वो पॉलिसी की कंटिन्यूटी जैसे पहले था वैसा ही रहेगा, कुछ इशू वहां पे नहीं है, क्योंकि वो जो चबहार पोर्ट है और उसका जो सिलसिला है, उसका जो एक इम्पैक्ट होगा इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जो रशिया के साथ इंडिया को एक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के तहत जुड़ेगा, उसमें ईरान को भी बहुत बेनिफिट होगा। तो इसके वजह से मुझे नहीं लगता कि उस चबहार पोर्ट में कोई इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन जो इम्पैक्ट पड़ सकता है, अगर ये जो इंसिडेंट हुआ इसका या तो कोई इंटरनल इशू है या तो एक्सटर्नल इशू है। अगर एक्सटर्नल इशू है तो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट हमें पता नहीं, अगर एक्सटर्नल कोई वहां पे रोल किसी का है तो उसमें पूरे मिडिल ईस्ट में वैसे ही तेल का दाम बढ़ा हुआ है, आज तो और भी बढ़ गया, तो उसका जो अगर तेल का कीमत में इजाफा होगा तो इसका तो इम्पैक्ट एक हमारे जैसे देश जो इतना बड़े पैमाने में इंपोर्ट करता है उसके ऊपर पड़ेगा। और अगर अंदरूनी इशू है तो इसमें अगर सक्सेशन में प्रॉब्लम आता है तो उसमें तो फिर अगर ईरान में केओस और बढ़ जाता है तो उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे सिचुएशन अभी जो है वेट एंड वॉच पॉलिसी हर एक देश रख रहा है और इंडिया भी रख रहा है। ये तो एक चीज में तो कोई दोहराए है नहीं कि इंडिया एक ऐसा देश है जिसका रिश्ता इजराइल जो सुन्नी अरब देश है वहां पे, जैसे कि सऊदी अरब, उनके साथ भी रिश्ता अच्छा है और ईरान के साथ भी रिश्ता अच्छा करने की बहुत कोशिश की गई और काफी हद तक रिश्ता बहुत ही बेहतरीन है। लेकिन मैं एक चीज यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे उस हेलीकॉप्टर लेके बात हो रहा है। देखिए इसमें हुआ क्या है, चाहे वो मोसाद हो, कोई और हो या ऐसे एक्सीडेंट हो, सबसे पहले जवाब तो ईरान के सरकार को कुछ देना है। मैं आपको बता देता हूं कहां पे जवाब देना है। ये जो जगह है जहां पे डैम का इनॉग्रेशन हुआ था, सुबह कम से कम 10 या 11 बजे हुआ था। वहां से प्रेसिडेंट को जहां पे आना था तब्रेज, वो जगह 1 घंटे की भी डिस्टेंस नहीं है। तो अगर 11-12 बजे भी उन्होंने शुरू किया अपनी जर्नी तो 1 बजे तक पहुंचना चाहिए। हमारे यहाँ पे जो विजुअल्स हुआ था कि 73 रेस्क्यू टीम वहां पे खड़े हैं, तो ईरानियन टाइम में वो 5 बजे का था। अब 5 बजे तक उनको पता ही नहीं था कहाँ पे गिरे हैं हेलीकॉप्टर, 73 टीम खड़े हुए थे। और इसके कारण यह है कि हेलीकॉप्टर, जो सिवाज साहब भी बता रहे थे कि 3 हेलीकॉप्टर है, एक प्रेसिडेंशियल फॉर्मेशन में जो फ्लाई करता है कोई अगर फॉग या ऐसा कोई इसका कोई अगर चांसेस भी होता है तो चाहे वो विजुअल फ्लाइट रूल्स हो, इंस्ट्रूमेंट फ्लाइट रूल्स हो, कोई भी फ्लाई नहीं करेगा। तो मुझे नहीं लगता कि
फॉग वाला जो इशू बताया जा रहा है वो बिल्कुल, इतना अगर बड़ा है, वेदर अगर कंडीशन होता भी ठीक है नहीं थी तो इस प्रोजेक्ट मैं एक चीज, मुझे एक बार पूरे खत्म कार्यक्रम करने को आगे दीजिए। बढ़ाया जा सकता था। जी बोलिए। मुझे एक हाँ जी। मिनट बोलना चाहता हूँ। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर वो प्लेन क्रैश लैंड किया हेलीकॉप्टर, तो जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर उसके मुताबिक वो जो दूसरा जो हेलीकॉप्टर है उसमें एक को वहीं पे लैंड करना था और प्रेसिडेंट को एक्सट्रैक्ट करना था, और दूसरा जो हेलीकॉप्टर है उसको कहीं नियरेस्ट बेस में जाके कोऑर्डिनेट बता देना था कि यहाँ पे गिरा है। जो 4:30-5 बजे वहां के टाइम पे यहाँ के 7 बजे तक जो विजुअल्स आ रहा था 73 टीम, उनको पता ही नहीं कहाँ पे गिरा है, मतलब कोऑर्डिनेट्स हेलीकॉप्टर ने दिया ही नहीं है। बाकी दो जो हेलीकॉप्टर है वो तो घूमने नहीं गए थे ना, अगर वहां पे क्रैश लैंड किया है बाकी का जिम्मेदारी था अपनी जिंदगी झोंकी में डाल के वहां पे उनको निकाले। दूसरी चीज है, अगर सबको आप एक साथ एक ही हेलीकॉप्टर में अंदर रखे हो, प्रेसिडेंट, गवर्नर, फॉरेन मिनिस्टर, तो इसके लिए कोई बाहरी देश तो जिम्मेदार है नहीं, वो ईरान ने रखा है, तो इसके लिए कौन जिम्मेदारी लेगा। तीसरी चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि तेल वाला इशू होता ही नहीं है, क्योंकि प्रेसिडेंशियल फॉर्मेशन में जब फ्लाई करते हैं कोई, तो रिजर्व फ्यूल और इंटैक्ट फ्यूल दोनों एक साथ रखते हैं। इसका मतलब है वो बाकी दो हेलीकॉप्टर वो क्या पिकनिक में गया था, वो अचानक चला आया आपने, तो हो सकता है ऐसा कुछ हुआ है कि वहां पे कुछ कारण के वजह से जो फॉर्मेशन फ्लाइंग कर रहा था वो बिखर गया और इधर उधर चला गया। अब वो जो बिखर गया, क्या वहां पे कोई फायरिंग हुआ था, क्या कुछ फायर किया गया, इसका वजह से वो इधर उधर अफरा तफरी हो गया, उनको पता ही नहीं चला कि ये वाला हेलीकॉप्टर कहां रह गया। तो ये जितने सारे सवाल है ना, लोग ईरान के ही पूछेंगे, हम लोग नहीं पूछेंगे, और जवाबदेही उनको करना पड़ेगा। भले मोसाद हो, कोई और हो, कुछ भी हो, वो बात की बात है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर क्या वहां पे फॉलो किया गया था, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो जवाब है ना, नहीं फॉलो नहीं किया गया था। और रही बात बाकी चीजों की, देखिए आपकी दुश्मन जो है वो इंतजार में तो रहेंगे ही। अगर आप 300 मिसाइल इजराइल के तरफ आपने फेंके हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इसी चीज को रिप्लिकेट करेगा, यही चीज करेगा। लेकिन बात ये है, कुछ भी हो जाए इसका इम्पैक्ट तेल की कीमत में अगर पड़ेगा, तो चबार पोर्ट भले ही बरकरार रहे वो एग्रीमेंट, तेल की कीमत में अगर बहुत बड़े पैमाने में इजाफा आ जाता है, इस डर से कि जंग हो सकता है बड़े पैमाने में, तो उसका इम्पैक्ट सबके ऊपर पड़ेगा, भारतवर्ष के ऊपर भी पड़ेगा। ठीक बात है। AK श्रीवास्तव सर, जैसा कि शुरुआत में भी इस बात पर चर्चा हुई थी, अभी पथिकृत जी ने भी बताया कि बहुत सारे लूप होल्स हैं, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन साफ दिखाई देता है। इस पर क्यों नहीं ईरान फोकस कर रहा है? जब जांच होगी उसके बाद सारी तस्वीरें साफ होंगी, लेकिन कई चीजें हैं जो छुपा कर रखी गई हैं। बिल्कुल सच्चाई ये है कि पहली सुई तो ईरान की तरफ ही है, क्योंकि ईरान ने कोई SOP प्रोसीजर फॉलो नहीं किया। प्रेसिडेंट जो हैं उसके लिए बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। जो दोनों हेलीकॉप्टर हैं वो पहले हेलीकॉप्टर के रिजर्व हैं, वो इंडिपेंडेंट नहीं हैं, और वो इर्द गिर्द जाएंगे। जो कि प्रेसिडेंट का हेलीकॉप्टर है उससे पहले आगे चलेंगे, वो रास्ता दिखाएंगे। अगर रास्ते में कोई फोगी कंडीशन है तो इमीडिएटली पास करेंगे, और जो प्रेसिडेंट का हेलीकॉप्टर वो पीछे मुड़ लेगा, और उसके जो रिजर्व में जो रियर में है वो नंबर 1 बन जाएगा। तो ये समझ नहीं आ रहा कि जिस प्रकार से ये हादसा हुआ और अनसर्टेनिटी का माहौल हुआ, किसी को पता नहीं चला कि जो प्रेसिडेंट का हेलीकॉप्टर कहां पर एक्सीडेंट हुआ। ये दोनों हेलीकॉप्टर अपने डेस्टिनेशन पहुंच जाते हैं, तो शक की घड़ी तो है ही। और एक और इम्पोर्टेंट चीज आती है, ये जो बेल एयरक्राफ्ट जो हेलीकॉप्टर थे, प्रॉब्लम क्या है ईरान की, ईरान के ऊपर सैंक्शन बहुत लगे। ये बहुत पुराने विंटेज के 1979 के बाद कोई नए वेपन सिस्टम और नए हेलीकॉप्टर नहीं आए। इनकी जो मेंटेनेंस है वो खराब है, उनके स्पेयर पार्ट्स भी नहीं मिल रहे इनको। ये भी बड़ी प्रॉब्लम है ईरान को। और एक ये इब्राहिम राइसी के ऊपर इंपॉर्टेंट चीज ये भी देखना पड़ेगा कि अब वो न्यूक्लियर जो बनाने की कोशिश कर रहे थे, कि अब शक की घड़ी घूम रही है कि ईरान जो था कभी भी न्यूक्लियर एक प्रकार से आप बम फेंक सकता था या उसका एक्सपेरिमेंट कर सकता था, ये सोचने में आया। क्योंकि 93% उन्होंने इनरिचमेंट यूरेनियम कर लिया था। उसमें इब्राहिम राइसी की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा थी, वो हार्डकोर थे, वो जो अयातोल्लाह अल खमानी की प्रॉक्सी थे। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज। तो इजराइल ने मन बना रखा था कि किसी तरीके से एलिमिनेट, ये कहना मुश्किल है कि मोसाद इन्वॉल्व है या नहीं है, ये अभी प्रीमेच्योर होगा, इसकी इन्वेस्टिगेशन से पता लगेगा। मगर ईरान के जो लूप होल छोड़े हैं, वो मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने कोई
जो काम बिल्कुल किया कई है, फैक्टर्स एक हैं जिस अच्छे पर देश के चर्चा लिए। लगातार होती भी रहेगी जब तक ईरान इस पूरे मामले को साफ नहीं करता है कि घटना कैसे हुई है, किन परिस्थितियों में हुई है और उसकी असल वजह क्या है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में